नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत आज दो बड़ी खबरें लेकर के हाजिर हुई हूं और एक बड़ी खबर बीजेपी खेमे से है और दूसरी बड़ी खबर संसद से निकल करके सामने आई। कल से अब तक हल्ला गुल्ला तेज है संसद की खबरों को लेकर के। जो संसद में हुआ है वही बीजेपी अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो कौन तीन तुरुप के इक्के होंगे। 6 दिन हो चुके हैं पर अभी तक भी डिसाइड नहीं कर पाई है कि कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा। उसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि क्या करेगी बीजेपी और कितना नुकसान अब बीजेपी को होने वाला है। बीजेपी ने यह तो कर लिया कि चुनाव के समय उन्होंने चेहरा रिवील नहीं किया, ऑफिशियल चेहरा घोषित नहीं किया, क्योंकि पता था कि भाई कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है तो उनमें कई ऐसे मुख्य दावेदार हैं जिनमें खींचातानी हो सकती है, रस्साकसी हो सकती है। इसीलिए पहले पड़ाव से तो बीजेपी आगे निकल गई कि भाई उन्होंने चुनाव को जीत लिया, पर दूसरा पड़ाव बहुत मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि दिल्ली से लेकर के जयपुर तक की सड़कों पर भी हलचल तेज है, क्योंकि पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए। वहीं दिल्ली से लेकर के भोपाल तक का भी ट्रैफिक लगा हुआ है। और एक राज्य कैसे मैं छोड़ दूंगी, दिल्ली से लेकर के रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी, वहां भी ट्रैफिक लगा हुआ है। पर दो राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनमें ज्यादा रस्साकसी चली हुई है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसको लेकर के आपको खबर बताऊंगी, पर साथ ही साथ संसद में क्या हुआ है उसका एक छोटा सा क्लू दे देती हूं ताकि आप हमारी पूरी वीडियो में बने रहें। महुआ मोइत्रा एक ऐसा बड़ा चेहरा, विपक्ष का ऐसा दिग्गज चेहरा जिसकी सांसदी छीनी पर होश सभी के उड़े कि भैया इतना बड़ा स्टैंड कर लिया जाएगा, ये किसी को नहीं पता था कि एकदम से इतनी बड़ी खबर निकल करके सामने आएगी कि महुआ मोइत्रा की सांसदी छिन चुकी है। विपक्ष की कद्दावर नेता रही हैं, जब वो सदन में जाती हैं, संसद में दहाड़ती हैं तो वाकई ऐसा कुछ माहौल बना रहता है कि पक्ष भी सुनता है और विपक्ष भी सुनता है। पर अब उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है कैश फॉर क्वेरी को लेकर के। वो जो मामले में फंसी, थोड़ा सा दर्शकों को बता देती हूं क्योंकि हमारे दर्शक किसान भी हैं, हमारे दर्शक युवा भी हैं और हमारे दर्शक साथ ही साथ जो विश्लेषक हैं या फिर राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं वो भी है। कैश फॉर क्वेरी ये कि पैसा लेकर के प्रश्न पूछे जाने का आरोप महुआ मोइत्रा पर लगा और उस आरोप के चलते एथिक्स कमेटी ने उनको लेकर के एक नोटिस सीधे सदन में दिया और सिफारिश की कि उनकी सांसदी, ठीक है, कि कैश फॉर क्वेरी क्या, कैश फॉर क्वेरी ये है कि पैसा लेकर के प्रश्न पूछना। ये आरोप, इतना बड़ा आरोप महुआ मोइत्रा पर लगा है, टीएमसी की सांसद हैं। और देखिए महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये कोई ऐसी नेता नहीं है कि भैया बहुत लंबे वक्त तक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में रही हैं। लगभग 14 से 15 या फिर मैं ये कहूं कि महज 10 साल में इन्होंने अपने राजनीतिक करियर को काफी बड़ा बना लिया। एक बैंकर से लेकर के एक राजनीतिक चेहरे के तौर पर इन्होंने ये सफर पूरा किया है। पहली बार में विधायक जीत गई, दूसरी बार में सांसदी जीत गई, यानी कि पहले बार में ही सांसद भी बन गई और विधायक भी बन गई। तो काफी उनके भाषणों में दम भी है। अब ऐसा क्यों हुआ उसकी पूरी जानकारी अभी आपको देंगे, क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन अब सवाल उठा रहा है और क्या क्या किसने बयान दिए हैं वो मैं बयान आपको एक एक करके बताने वाली हूं। पर सबसे बड़ी खबर यह है कि जो खबर तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल रही है वो ये है कि भाजपा के तीन तुरुप के इक्के कौन होंगे। सीधे आ जाते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें क्या होने वाला है, बीजेपी क्या करेगी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अखबार, टीवी चैनल और साथ में तमाम सोशल मीडिया, सभी की गाड़ी यही रुकी हुई है क्योंकि बीजेपी की खुद की गाड़ी
यहीं रुकी हुई है और इसका सल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही है कि किसको घोषित करें मुख्यमंत्री का चेहरा और किसको ना, क्योंकि 2024 की कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को निराश करेंगे तो सीधे सीधे 2024 में बहुत बड़ा फर्क जाएगा और इतना बड़ा फर्क जाएगा कि उनके लिए एक एक सीट बहुत जरूरी है, जहां पीएम मोदी हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी से ही जुड़ चुके हैं, अभी से ही वो जैसे ही रिजल्ट सामने आए हैं तो अपनी उस कोशिश में जुड़ चुके हैं। तो भैया नाराज भी किसी को नहीं करना है और सुलह के साथ काम भी करना है, तो कैसे ये हो पाएगा? कल आपको बताया, जो दर्शक हमें लगातार देख रहे हैं, कि पर्यवेक्षक बीजेपी ने उतार दिए हैं। तीनों राज्यों में तीन तीन पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की तो मुंडा उनको भेजा गया है, और यहां पर बात करूं मैं राजस्थान की तो राजस्थान में राजनाथ सिंह को भेजा गया है। और यहां क्लू दे दूं, राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे के काफी करीबी हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में मैंने आपको पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री खट्टर को भेजा गया। सोचिए, मनोहर लाल खट्टर को मध्य प्रदेश में भेजा गया है, तो क्या खींचातानी चल रही है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि भैया राह तो काफी आसान लग रही थी कि जीतने के बाद अब राह बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है, समय बढ़ता जा रहा है। उनके बेटे पर आरोप लगा है, दुष्यंत पर, वसुंधरा राजे के बेटे पर आरोप लगा है। तो ये आरोप के बाद वो नड्डा जी के पास पहुंची, वसुंधरा राजे अपने बेटे को लेकर के नड्डा जी के पास पहुंची, उन्होंने सफाई भी दी है इस मामले को लेकर के। इतनी खींचातानी है कि सामने खुलकर के मीडिया के सामने कुछ नहीं आ रहा है, पर जो भी क्लू निकल रहे हैं, जो भी सबूत निकल रहे हैं, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब सबूत क्या है वसुंधरा राजे को लेकर के, क्योंकि पहले भी आपने काफी इंटरेस्ट दिखाया है ऑडियंस ने उनको देखने के लिए, तो उसी पर ही मैं बातचीत कर रही हूं कि वसुंधरा राजे वो ना तो जब दिल्ली आई, जयपुर से दिल्ली आई, तब मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की है, और जब दिल्ली से जयपुर गई हैं तब भी उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं की है। इनफैक्ट मैं बात करूं, नड्डा जी के आवास से निकली है तब भी उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं की है। सीधे वो गाड़ी में बैठ गई अपने बेटे के साथ, और एक फाइल जो चर्चाओं में बनी हुई है, उनके हाथ में एक फाइल थी जो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उस फाइल में क्या था भैया, किसके लिए क्या था, ये भी महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। अब सीधे मैं आती हूँ राजस्थान को लेकर के। मध्य प्रदेश में आपको पता है कि कौन सा चेहरा कितना मजबूत है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करूं तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री सोचिए अगर चुनाव में उतरे हैं तो वो भी चाहेंगे। सिंधिया जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है, भाजपा में आए हैं, वो क्यों नहीं चाहेंगे, जरूर चाहेंगे। उसी लड़ाई को लेकर के, या फिर मैं ये कहूँ ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वही लड़ाई है जिसको लेकर के वो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, तो उनको कैसे निराश किया जाएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस ये सवाल उठाने लगेगी। अब मैं सीधे आती हूँ राजस्थान में। राजस्थान की कुछ चीज़ें मेरे पास हैं कि वसुंधरा राजे किन आंकड़ों को लेकर के वहाँ पर मजबूत हैं और किन चीज़ों को लेकर के कमज़ोर हैं। बालकनाथ किन चीज़ों को लेकर के वहाँ पर मजबूत हैं और किन चीज़ों को लेकर के कमजोर है। और मैं यहाँ पर यह भी मेंशन करूंगी कि जिसका डर था वही हुआ। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि बालकनाथ को लेकर के ये बातें चल रही हैं कि बालकनाथ का ऐसा नहीं कि पत्ता साफ कर दिया हो, ये ब्रेकिंग न्यूज पर चल रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या कितना आकलन लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर बालकनाथ को साइड किया गया तो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का जो बहुत बड़ा कार्ड है वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि वसुंधरा राजे कैंडिडेट्स को अपना बनाने में बहुत माहिर है, साथ ही साथ जनता जनार्दन के साथ उनका जो कॉम्बिनेशन दिखता है वो भी काफी बेहतर है। पर बालकनाथ 2024 के लिए जरूरी हो जाते हैं। अब मैं सबसे पहले आती हूं बालकनाथ को लेकर के कि क्या उनकी ताकतें जो राजस्थान में दिख सकती हैं और क्या बड़ी बाधा या कमजोरी उनके सामने आएगी जो कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ेगी बीजेपी को। तो देखिए स्क्रीन पर चल रहा है, आप मेरे बराबर में देख रहे हैं कि राजस्थान में अगर राज तिलक की बात करें तो बालकनाथ को अगर सीएम के चेहरे के तौर पर देखा जाए तो उनकी ताकत रहेगी बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे में फिट, जो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक कोर वोट बैंक हिंदू या फिर मैं ये कहूँ हिंदुत्व के नाम पर मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो उनकी ताकत है। वहीं अगर बाधा की बात करूँ तो बालकनाथ को लेकर के सीएम चेहरा जब वो रहेंगे तो क्या बाधा आ सकती है, वो ये है कि जातिगत समीकरण में फिट नहीं बैठेंगे।
जातिगत समीकरण में, और 2024 में यही बहुत जरूरी हो जाता है। आप जानते हैं इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी है जाति और जातिवाद, क्योंकि देखिए जातिगत समीकरण के हिसाब से हर जगह चुनाव होता है, और मैं खास करके कहूं बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, इन तमाम राज्यों में तो जाति सर चढ़ करके बोलती है चुनावों में, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब मैं सीधे बात करूं, यह है बालकनाथ को लेकर के कि क्या बड़ी कमजोरी रह सकती है और क्या बड़ी ताकत रह सकती है। दूसरा, मैं चेहरे की बात करूं यहां पर वसुंधरा राजे को लेकर के, तो वसुंधरा राजे दो चीजों में फिट बैठती हैं कि वो जातिगत आंकड़ों को अपनी तरफ करने में काफी मंझी हुई नेता है। साथ में जो उनकी कमजोरी है वो है बढ़ती उम्र, क्योंकि भैया देखिए बीजेपी को चाहिए ऐसा एक्टिव नेता जो पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं चीजों को बहुत खुले तौर पर करे, और एक एक्टिव मजबूत नेता जो लंबे अरसे तक कहीं ना कहीं वहां पर छाप छोड़ पाए। और देखिए वसुंधरा राजे अगर इस बार भी मुख्यमंत्री बन गई तो आगे के लिए उन्हें एक उदाहरण भी सेट करना है, तो ये भी चीजें हैं, ये सोच करके बीजेपी कहीं ना कहीं कदम उठा सकती है। दूसरी बड़ी ताकत उनकी ये है कि कई विधायकों को साधने में वो माहिर है। यही मैंने बात पहले भी कही कि वो विधायकों का समर्थन हासिल करने में माहिर है, क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी के आप नेता हैं, चाहे भाजपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, अगर आप अपनी तरफ विधायकों को कर सकते हैं तो ये कोई मामूली खीर नहीं होती, इतनी आसान बात नहीं होती जितनी कहने में लग रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है वसुंधरा राजे के लिए कि विधायकों से पर्यवेक्षक जाकर के बातचीत करने वाले हैं। राजनाथ सिंह जयपुर के लिए निकलने वाले, सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी, तो जब विधायक उनसे बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं विधायक उनके पाले में भी बोलेंगे, और उनके पाले में बोलेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बहुमत और स्वीकृति एक वसुंधरा राजे को लेकर के हो सकती है। अब ये बालकनाथ और वसुंधरा राजे दोनों को लेकर के मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि सीएम की रेस में यही आगे दिख रहे हैं, कभी नड्डा जी से मुलाकात, कभी अमित शाह जी से मुलाकात, कभी दिल्ली में कुछ चल रहा है, कभी दुष्यंत की खबरें सामने आना कि रिजॉर्ट में विधायकों को रोक रखा हुआ है, तो ये काफी सारी चीजें हैं। अब मैं सीधे आती हूं जो और तमाम चेहरे हैं राजस्थान के, उन पर भी थोड़ी सी बातचीत तो जरूर बनती है। यहाँ पर मैं बात करूं ओपी माथुर की, जो सांसद हैं, उनकी क्या ताकत है, क्योंकि देखिए चुनाव अगर लड़ा जाता है तो अगर राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पूरे मैप के हिसाब से अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े नेताओं को उतारा जाता है, और वो अलग अलग इलाकों में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि केवल वसुंधरा राजे ही सब कुछ की है, तो ये भी सारी चीजें हैं। उन्होंने हालांकि 60 विधानसभाओं में अपनी भूमिका अदा की है, जनसभाएं की है, यह बहुत मामूली बात नहीं है, क्योंकि एक विधायक के लिए जो खड़ा होता है वो अपनी विधानसभा से ही बाहर नहीं निकल पाता है, तो 60 जगह जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। अब मैं सीधे आती हूँ ओपी माथुर की, मैं बात कर रही थी, तो ओपी माथुर की ताकत क्या है और बाधा क्या है, स्क्रीन पर चल रहा है, जल्दी से देखें। ताकत की बात करूं तो पार्टी के समर्पित नेता, मोदी की पसंद भी है, तो ये भी चीजें हैं। बाधा क्या है कि राज्य की राजनीति से दूरी है, और वही मैंडेटरी है लोकसभा के चुनाव में। आप सोचिए कि एक इतना बड़ा चेहरा अगले पल ही चुनाव की तैयारियों में लग जाता है। पीएम मोदी, एक इतनी बड़ी लहर 2014 में आई, 2018 में आई, उसके बावजूद वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि वो सोच समझ के फैसला लेंगे कि अगर राज्य की राजनीति में वो मजबूत नहीं है ओपी माथुर, तो कहीं ना कहीं टिकट कट सकता है, साइड हो सकते हैं। अब मैं सीधे बात कर लूँ यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल की, तो उनकी ताकत है, दलित चेहरा है, मोदी शाह की दोनों की पसंद है, और बाधा जो है भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं भाजपा के नेता, तो कहीं ना कहीं जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उनको साइडलाइन किया जा सकता है, क्योंकि साफ और सुथरी छवि का व्यक्ति अगर रहेगा तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं कम एलिगेशन लगाएगा। अब सीधे मैं आती हूँ यहाँ पर गजेंद्र शेखावत को लेकर के। गजेंद्र शेखावत काफी सारी चीजों में फिट बैठते हैं, और इसीलिए अधर में गाड़ी है। वसुंधरा और बालकनाथ के बीच में मैं बताऊं कि कोई तीसरा अगर चेहरा होगा तो वो होंगे गजेंद्र शेखावत। गजेंद्र शेखावत जो केंद्र में उनको जगह मिली हुई है, बहुत उम्र दराज नेता है और बहुत सुलझे हुए नेता है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये है अभी का आंकड़ा कि क्या 3 राज्यों में चल रहा है बीजेपी के 3 तुरुप के
इक्के कौन होंगे। वहीं अब मैं सीधे बात करती हूं महुआ मोइत्रा को लेकर के, क्यों हल्ला मचा हुआ है। महुआ महुआ महुआ, ये क्यों इतना ज्यादा हल्ला मचा हुआ है। महुआ मोइत्रा, मैंने पहले आपको बताया, एक दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है और काफी मजबूत नेता है। विपक्ष का एक ऐसा नेता है कि जब बीजेपी के सामने वो बोलती हैं तो कहीं ना कहीं सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, और महिला है तो काफी ध्यान से उनको सुना भी जाता है, ये भी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा, जिन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा कुछ समय पहले कैश फॉर क्वेरी को लेकर के कि पैसा लेकर के वो प्रश्न पूछ रही हैं, उस आरोप में उनको अब एथिक्स कमेटी ने जांच पड़ताल की है। उसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद सीधे संसद ये बातें गई हैं कि सिफारिश है एथिक्स कमेटी की कि उनकी सांसदी छीनी जाए। उसके बाद कल सांसदी छिन गई, बाहर निकल करके महुआ आई तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कितनी बार कोशिश किया कि मैं अपना पक्ष रखूं, पर मुझे मेरा पक्ष नहीं रखने दिया। टीएमसी के और भी तमाम नेताओं ने, या फिर मैं ये कहूं कि विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनको पक्ष तो रखने दिया होता। ये कहा गया है कि अगर संसद में आप किसी चीज को लेकर के आरोप लगा रहे हैं तो पक्ष तो रखने दिया होता। वहीं लोकसभा स्पीकर की बात करूं तो लोकसभा स्पीकर ने इसको लेकर के बोला है, उन्होंने ये कहा कि पक्ष एथिक्स कमेटी के सामने भी रखे गए हैं, सारी चीजें रखी गई हैं, ऐसे ही बातें नहीं हुई हैं और उसी के आधार पर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ध्वनि मत के साथ उनकी सांसदी छीनी। पूछा गया लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, पर अब विपक्ष पूरा हमलावर है इसको लेकर के। और सबसे पहले मैं जिनकी सांसदी छीनी गई है उनके ही यहाँ पर बयान की बात करूं कि वो जब बाहर निकली हैं तो उन्होंने क्या बयान दिए हैं। महुआ मोइत्रा का बयान देखिए, स्क्रीन पर चल रहा है। उसके बाद उनके फेवर में कौन कौन बोला है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। महुआ मोइत्रा का बयान कि किसी तरह की रकम या तोहफा लेने का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि उन पर यह आरोप लगा है कि पैसे लेकर के प्रश्न पूछती हैं। वो बाहर निकलने के बाद बोल रही हैं कि किसी तरह की रकम या तोहफा लेने का कोई सबूत नहीं है। आचार समिति इस मामले की जांच की तह तक नहीं गई। मोदी सरकार को लगता है कि मुझे चुप कराकर वह अदानी के मुद्दे से ध्यान भटका देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। ये महुआ मोइत्रा का बयान है। क्या उन्होंने अपने पक्ष में सारी चीजें कही हैं। सांसदी छीनने के बाद तीखे तेवर में दिखी हैं। और भैया बड़ी बात तो यह है कि सदन से निकलने के बाद, स्टेयर केस पर आने के बाद सीढ़ियों के पास उन्होंने खड़े होकर के ये कहा है कि मैं अभी भी चुप नहीं हूं, आगे भी नहीं चुप रहूंगी और ऐसे ही सवाल पूछती रहूंगी। इतने तीखे स्वर दिखे उनके कि मीडिया कर्मी भी हैरान थे कि वो अभी भी उसी ही तल्ख के साथ, उसी ही तेवर के साथ बोल रही हैं। एक ऐसी इकलौती महिला नेत्री हैं विपक्ष की, जो महिला होते हुए महिला की सारी परंपराओं को या पारंपरिक चीजों को तोड़ती हुई दिखाई देती हैं और तीखे स्वर में हल्ला बोल देती हैं। अब उनके पक्ष में किसने क्या बोला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये बात है महुआ मोइत्रा की। जिस पार्टी से वो सांसद चुन करके आई हैं उसके नेता ने क्या कहा है। जी हाँ, सही समझे, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं उनका भी बयान आपको सुनवा देते हैं। उन्होंने ये कहा है, स्क्रीन के बराबर में ये तस्वीरें चल रही हैं, ये जरा देखिए आप, कि ये बीजेपी के बदले की राजनीति है। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। ममता ने कहा कि यह अन्याय है और महुआ लड़ाई जीतेगी, जनता उन्हें न्याय देगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कि पार्टी अगले चुनाव में हार जाएगी। ये भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा अगले चुनाव में हार जाएगी। इतना बड़ा दावा कर दिया, ये उनकी नेता ने कहा है। साथ ही साथ कांग्रेस की प्रवक्ता, यहाँ पर मैं बात करूं कांग्रेस की धारदार प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा है उनका भी मैं आपको बयान यहाँ पर सुना देती हूँ। पर इस बीच में पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊं। एक खबर है इंडिया टीवी के हवाले से, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। महुआ ने खुद को बताया दुर्गा और द्रौपदी। बीजेपी नेता बोले कि चीर हरण द्रौपदी का हुआ था, शूर्पणखा का नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सीधे सीधे इस तरीके से हमला किया है कि चीर हरण द्रौपदी का हुआ था, शूर्पणखा का नहीं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेता पूरी तरीके से हमलावर हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं सुप्रिया श्री ने, उनके बयान की बात चल रही थी कि उन्होंने क्या कहा है। अक्सर उनके बयान राजनीति के हर टॉपिक में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सोच समझ के अपनी बातों को रखती हैं।
कहती हैं। तो देखिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा है, बराबर में स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा हुआ है कि महुआ मोइत्रा का सदन से निष्कासन एक और सबूत है कि इस देश का प्रधानमंत्री वो डरते हैं। और आगे उन्होंने कुछ यहाँ पर पॉइंटर्स भी दिए हैं कि सच बोलने वालों से, उनसे हिसाब मांगने वालों से, अडानी पर सवाल पूछने वालों से। ये यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि इनसे पीएम मोदी डरते हैं। इतना बड़ा बयान उन्होंने सीधे पीएम मोदी को लेकर के दे दिया है। आगे क्या कहा है वो भी आप सुनिए कि संसद को तमाशा बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली मोदी सरकार ने एक बार फिर सत्ता की निरंकुशता और देखिए आगे भी उन्होंने कुछ लिखा है, वो भी मैं आपको सुनाती हूं कि संसद को तमाशा बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली मोदी सरकार ने एक बार फिर सत्ता की निरंकुशता पर ठप्पा लगा दिया है। एक तरफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि महुआ दोषी हैं, उनका निष्कासन हो, और दूसरी तरफ सरकार से जांच की मांग करती है। जिसको दोषी घोषित कर दिया, फिर उसके खिलाफ जांच कैसी? महुआ मोइत्रा को सदन में बोलने क्यों नहीं दिया गया? जिन दो लोगों के बयान पर यह हुआ है, उनके साथ निष्कासित सांसद को पूछताछ क्यों नहीं करने दी गई? बहुत सारे सवाल हैं जिनका एक जवाब है डर। वो डरते बहुत हैं, ये उन्होंने कहा है और ऊपर पीएम मोदी को मेंशन कर दिया है। और देखिए अब मैं अखिलेश यादव का बयान आपको सुना रही हूँ, दिखा रही हूँ, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने टिप्पणी की है और अपने जो बयान है उन्होंने तमाम सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसे तमाम माध्यम से उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा है। अब उनके ट्वीट को मैं सीधे आपको सुना रही हूँ। क्या लिखा है उन्होंने अपने ट्वीट में? सीधे उन्होंने लिखा है कि सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने के लिए किसी सलाहकार को रख लें, जिससे मंत्रीगण व सत्ता पक्ष के सांसदों और विधायकों का समय षड्यंत्रकारी गतिविधियों में न लगकर लोकहित के कार्यों में लगे। जिन आधारों पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वो आधार सत्ता पक्ष पर लागू हो जाए तो शायद उनका एक दो सांसद विधायक ही सदन में बचेगा। ये बहुत बड़ा बयान, जो आखिरी की लाइनें हैं अखिलेश यादव की, वो मैं फिर से दोहरा रही हूं यहाँ पर कि उन्होंने लिखा है कि अगर वो इस आधार पर सत्ता पक्ष पर, ये जो जिस तरीके से महुआ मोइत्रा की सांसदी छीनी गई है, अगर उसी आधार पर सत्ता पक्ष पर सारी चीजें की जाएं तो शायद उनका एक दो सांसद विधायक ही सदन में बचेगा। तो देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सीधे बीजेपी पर कटाक्ष किया है। तो अब मैं सीधे आऊं दानिश अली को लेकर के, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने जैसे ही सदन से बाहर निकली हैं, उन्होंने एक उदाहरण दानिश अली का दिया है। सांसदी छीनने के तुरंत बाद उन्होंने उदाहरण दानिश अली का दिया और कहा कि जब सदन में दानिश अली को रमेश बिधूड़ी, बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे कि ए उग्रवाद, ऐसे शब्द उन्होंने बोले, तब कहाँ गया था? जब बातें क्यों नहीं उठी? तब बीजेपी ने अपने नेता को लेकर के क्यों नहीं बोला? उन्होंने ये भी कहा कि रमेश बिधूड़ी को लेकर के आपने कितनी जल्दी दिखाई, वो भी सवाल है। हालांकि रमेश बिधूड़ी जिन्होंने अब दानिश अली से माफी मांग ली है, ये खबर मैं आपको दिखा रही हूं कि दानिश अली से उन्होंने माफी मांग ली है। पर महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि एक व्यक्ति इतने बड़े बड़े शब्द किसी सम्मानित सांसद को कह देता है, तब आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और उन्होंने यहां भी इस बात को दरकिनार किया है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, सबूत नहीं दिए गए हैं। ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे। ये दो बड़ी खबरें थी, क्या भाजपा के खेमे में हो रहा है, और साथ ही साथ संसद में क्या कल से अब तक बयानबाजियां, हलचल, बवंडर मचा है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।